नमस्कार, सुप्रभात, जे जे काय काय म्हणता येईल ते म्हणून घेतो. ठीक आहे, चलो. काही चालू करण्यापूर्वी आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलनाने करणार आहोत. मी आमंत्रित करतो आमचे SSYचे सर श्री संकेत नाईक यांना, समीर नाईक यांना. मी एक्सप्लेनेशन देतो नंतर, माझी का चूक होते ती. समीर नाईक यांना, ते SSYमध्ये इन्स्ट्रक्टर आहेत, ISP इन्स्ट्रक्टर आहेत, चाइल्ड डेव्हलपमेंट आणि संकल्पशक्तीचे कोर्सेस घेतात. खास करून म्हणजे आमच्या सरांचे, संकेत सरांचे ते फ्रेंड, फिलॉसॉफर, गाईड, मेंटर एव्हरीबडी आहेत. त्यामुळे मी त्यांना आमंत्रित करतो स्टेजवर येऊन दीप प्रज्वलित करायला. त्यांच्याबरोबर मी आमचे अनसीन हेल्पर्स आहेत 4, ह्यांना पण स्टेजवर बोलवतो. त्यांनी आमच्यासाठी भरपूर काम केले. ते स्टेजवर दिसणार नाहीत, पण त्यांच्याशिवाय आमचं ही कुठली नाटकं होणार नाहीत. सोहम गवळी, शौर्य गवळी, सानवी यंदे आणि श्री सुभाष यंदे या चौघांना मी वरती बोलवतो. कृपया करून चपला किंवा बूट काढून या फक्त स्टेजवर. आणि सगळ्या ब्लॅकआउट प्रोडक्शन टीमला मिळून बोलवतो, जे जे आहे तिथे या स्टेजवर मागे, म्हणजे आपल्या सगळ्यांचा एक चालू होताना पण एक ग्रुप फोटो होईल. ब्लैकआउट प्रोडक्शन टीम, या सब लोग पीछे आ जाओ. मैंने शुरुआत मराठी में की है, अब धीरे धीरे हिंदी में फिसल जाऊंगा. आ जाओ सब लोग, जो भी काम कर रहा है, हेल्प की है म्यूजिक में, एक बार पीछे आ जाओ. नजदीक आइए. अर्चना दीदी, हाँ आ जाओ बच्चों आ जाओ. प्रार्थना करूयात. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हरिः ॐ. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. ॐ श्री विश्वेश्वराय नमः. ॐ श्री विश्वेश्वराय नमः. ॐ श्री ऋषि प्रभाकराय नमः. ॐ श्री ऋषि प्रभाकराय नमः. ॐ श्री ऋषि प्रभाकराय नमः. थँक्यू ब्लॅकआउट प्रोडक्शन्स टीम. सगळे खाली बसा. कार्यक्रम चालू करायच्या आधी just to be aware of what's happening in the country right now.
हे सगळं चालू असताना आपण हा कार्यक्रम करणं कधीकधी जास्ती महत्त्वाचं वाटतं, कारण वी हॅव टू मेक शुअर लाईफ गोज ऑन. आपण आपल्यासाठी जे लढत आहेत ते कशासाठी लढत आहेत त्याचं महत्त्व देऊन आपण आपलं कार्य करत राहावं. पण तरी त्यांना समर्थन म्हणून आणि आपल्या त्यांच्या सपोर्टसाठी म्हणून सगळ्यांनी प्लीज उभं राहावं. आपण कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीताने करूया. साची आणि सानवी लीड करतील आपल्याला. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. थँक्यू. चला आता कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल, हा पूर्ण आजचा प्रोग्राम ब्लॅकआउट प्रोडक्शन्सतर्फे सादर करीत आला आहे. ब्लॅकआउट प्रोडक्शन्स ही संकेत यांचं ब्रेन चाइल्ड आहे. 2007पासनं ॲमॅच्युअर आर्टिस्टना घेऊन ते राष्ट्रभर जगभर नाटक, डान्स, एकपात्री प्रयोग, तुम्ही जे म्हणाल ते सादर करतायत. अतिशय उत्साहाने अतिशय जोमाने तो सगळा कार्यक्रम होतो. तर ह्यावर्षी असं झालं की आपण नेहमीसारख्या स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यापेक्षा का नाही स्वतःच एक काहीतरी करून बघावं, म्हणून आजचा हा कार्यक्रम. 4 एकांकिका आहेत जसं तुम्हाला माहिती आहे. एक विशेष म्हणजे आम्ही सगळे हौशी कलाकार आहोत. वी आर ऑल ॲमॅच्युअर आर्टिस्ट. नोबडी इज अ प्रोफेशनल हिअर. नोबडी इज डुईंग एनिथिंग फॉर मनी. आमच्यासाठी आमचं प्रॉफिट म्हणजे तुमचं प्रोत्साहन, युअर ॲप्लॉस, युअर क्लॅपिंग, युअर पार्टिसिपेशन, यू जस्ट सिटिंग हिअर अँड लुकिंग ॲट ऑल ऑफ अस इज वॉट वी वॉन्ट. सगळे ॲमॅच्युअर आहोत, इवन निवेदक. त्यामुळे निवेदिकाकडनं सुद्धा थोड्याशा चुका होणार आहेत. मी कधी कधी स्क्रिप्ट पाठ करतो पण माझ्याकडे स्क्रिप्ट नाही आहे, त्यामुळे हे बोलणंसुद्धा मला कधी कधी अवघड जातं, पण मी प्रयत्न करतो आहे. तर सगळे हौशी कलाकार आहेत. जेव्हा तुम्हाला हसू येईल प्लीज हसा. जेव्हा तुम्हाला टाळ्या वाजवायच्या लागतील प्लीज वाजवा. तुमची दाद हीच आम्हाला सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे. म्युझिक चालू झालं बहुतेक, वेळ झाली नाटकाची. ठीक आहे, मी लवकर संपवतो. तर म्हणलो तसं 4 एकांकिका आहेत. तुम्ही पोस्टर बघितलेच असतील, बाहेर स्टँडीज बघितले असतील. प्लीज त्या स्टँडीजबरोबर तुमचे फोटो काढा. मी युजली म्हणतो आहे व्हॉट्सॲपवर फार गोष्टी टाकू नका, पण नाही, इथे फोटो काढा आणि तुमच्या व्हॉट्सॲपवर, तुमच्या आईबाबांच्या व्हॉट्सॲपवर, तुम्ही बरेच वर्षात बोलला नाहीत त्या चुलत भावाच्या व्हॉट्सॲपवर सगळ्यावर फोटो जाऊ देत, कारण आम्हाला सगळ्यांकडनं सपोर्ट हवा आहे, सगळ्यांकडनं रिकग्नेशन हवे. तर अशा तऱ्हेनेच आपण प्रोग्राम चालू करूया. 4 एकांकिका आहेत. तुम्ही नामावलीमध्ये बघितलं असेल तर पहिली एकांकिका आता चालू करू. एक ॲमॅच्युअर स्टेजला साधून म्हणून का काय माहीत नाही, पण अनफॉर्च्युनेटली आज ह्या थिएटरचा पडदा बंद पडलेला आहे. त्यामुळे पडदा बंद आणि पडदा उघडणार नाही आहे, ब्लॅकआउट होऊन होणार. त्यामुळे एक तुम्हाला कन्फ्युजन होईल एखाद वेळेस, म्हणून आपलं फक्त सांगून ठेवलं. आणि दुसरी सूचना म्हणजे आपल्याकडे इथे 2 वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आहेत. एक म्हणजे आपले फोन आणि दुसरे म्हणजे लहान मुलं. त्या दोघांच्या आवाजाने सगळं डिस्टर्ब होईल, तर प्लीज फोन सायलेंटवर ठेवा. मला काही जण दिसत आहेत फोन काढलेले, बाकीचे नाही, पण प्लीज फोन काढून एकदा डबल चेक केला की फोन सायलेंटवर आहे किंवा व्हायब्रेटवर आहे. आणि लहान मुलं हसायच्या वेळी जोरजोराने हसा. अगदी स्टेजच्या इकडे येऊन हसलात तरी चालेल, पण अदरवाईज प्लीज एन्जॉय द डायलॉग्स, एन्जॉय करा. आणि आय होप यू ऑल हॅव अ व्हेरी व्हेरी ग्रेट टाईम. थँक्यू.
रंगदेवता आणि नाट्यदेवतेला विनम्र अभिवादन करून ब्लॅकआउट प्रोडक्शन्स पुणे सादर करीत आहे एक रहस्यमय एकांकी मिराज. संगीत संयोजन कौस्तुभ काळे. प्रकाश योजना प्रथमेश जाधव. लेखन आणि निर्देशन संकेत यंदे. तर सादर करीत आहोत एक रहस्यमय एकांकी मिराज. पता नहीं ये लोग हमें कब घर जाने देंगे. वैसे हमें रोक के रखने की कोई खास वजह भी नहीं है इनके पास. मुझे तो बहुत डर लग रहा है. ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, और ये ऐसे इंक्वायरी वगैरह का मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है. तेरा फर्स्ट टाइम है और हम तो जैसे रोज ही आते जाते हैं यहाँ पर. पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ. फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. जब हमने कुछ किया ही नहीं तो खौफ किस बात का. अल्लाह नेक बंदों का हमेशा साथ देता है. माफ करना सलमा, लेकिन नेक बंदों के साथ भी कई बार बुरा होते हुए देखा है मैंने. ये तुम कैसी बातें कर रही हो स्टेफी? Why will God punish us if we haven't done anything wrong? I don't know anything about right and wrong, पर नहीं पता. जिस बात का पता नहीं हो उसके बारे में परेशान क्यों होना. परेशान तो होंगे ना, आखिर मर्डर का मामला है. ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम. ये मर्डर कहाँ से आ गया बीच में. क्या हुआ नैना, इतनी घबराई हुई क्यों हो. वो मेरी पहली बार है ना. मुझे ऐसे इंक्वायरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. अरे अब क्या रिपीट टेलीकास्ट होगा यहाँ पे. एक काम कर नैना, तू डरती रह. थोड़ा थोड़ा डरना अच्छा होता है सेहत के लिए. तू भी ना स्टेफी. नैना तो ध्यान मत दे इसकी तरफ. तुझे मालूम है ना कैसी है वो. कोई बात नहीं सलमा, मुझे आदत है इन बातों की. तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना तब मेरे साथ. अरे मेरी माँ, तू अब क्या बचपन के किस्से सुनाने लगेगी यहाँ पे. सुबह से कोई मिला नहीं है क्या तुझे. तुझे क्या लगता है तू अकेली है जिसे डर लग रहा है. डरे हुए हम भी हैं और परेशान भी. बस तू अपनी बकवास बातों से हमारी परेशानी और ना बढ़ा. चले जाओ यहाँ से.
अरे रूही, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें भी पकड़ लाए ये लोग यहाँ पर? थैंक गॉड सलमा, तुम सबको देख के तो मेरी जान में जान आ गई। पता नहीं और किस किस को लाने वाले हैं यहाँ पर। अरे अरे सुनो ना, इधर देखो, हम लोग उस पार्टी में मिले थे ना वहाँ पर। अरे सरिता का हस्बैंड जो ट्रिप प्लान कर रहा था, उसके बाद तो अरे क्या हो गया? आप लोगों ने हंसना क्यों बंद कर दिया? देखिए, हंसने के बारे में दो बातें। दूसरी ये कि हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और पहली ये, हम यहाँ आए किस लिए? चुटकुले सुनाने और हंसने हंसाने के लिए ही तो। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। अरे इनको साफ सूंघ गया रंजन सर, अब ये कुछ नहीं बोलेंगी। सर एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत डरी हुई थी, तो मेरा थोड़ा मन बहलाने के लिए इन्होंने थोड़ा हंसी मजाक। क्या नाम है तुम्हारा? जी रूही। हाँ तो रूही, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो हंसना शुरू कर दिया। पर हमारे आने पर चुप क्यों हो गए? देखिए, हमें भी तो हंसने का मौका दीजिए। और हमारा काम ही क्या है? ऐश करना, हंसना हंसाना, वो भी सरकारी खर्चे पर। सॉरी सर, गलती हो गई। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। आप कहा कीमती वक्त जो हमने बर्बाद किया। सर मैं तो कहता हूँ, अरे शिंदे, थोड़ी शांति रखो। क्या चिड़चिड़ किए जा रहे हो? अरे चिड़चिड़ नहीं करूं तो क्या करूं सर? हमें ऊपर से इतना प्रेशर है, इन लोगों को अंदाजा भी नहीं है। और ये लोग दांत दिखा के खै खै करके हंस रहे हैं। अरे इतना सीरियस क्यों हो रहे हो शिंदे? और तुम लोग सुनो, बहुत हो गया टाइम पास, फटाफट मुद्दे पर आते हैं। वैसे देखा जाए तो टाइम पास आप लोग कर रहे हो। देखो स्टेफी, बोलने दे मुझे वैशाली। एक तो बेवजह यहाँ हमें उठाकर लेकर आए हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि हम कुछ नहीं करेंगे। ये गलती आपको काफी महंगी पड़ सकती है ऑफिसर। मैडम, अब एक सीधे ऑफिसर के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। तो आप भी बिना किसी वारंट के हमें यहाँ रोक नहीं सकते। आई नो माई राइट्स। अरे बाप रे, मैडम को तो कानून अच्छे से मालूम है। फिर तो आपको मालूम होगा कि हम शक के बिना पर एक रात के लिए तो आपको पुलिस स्टेशन में रख ही सकते हैं, इंटरोगेशन के लिए। वैसे आप लोगों को मालूम है आपको यहाँ क्यों लाया गया है? वैसे मुझे अंदाजा तो है, पर आप ही बता दीजिए। जिंदे, साउथ गोवा के फेटोना कॉलोनी में रहने वाले आपके पड़ोसी फादर जोसेफ पिछले 15 दिनों से लापता है। उन्हें आखिरी बार फेटोना कॉलोनी के होली क्रॉस चर्च में देखा गया था। इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आप लोगों को यहां लाया गया है। लेकिन सिर्फ हमें ही क्यों? कॉलोनी में तो और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं लाए? उसकी भी दो वजह है। दूसरी ये कि बाकी लोगों से तो हम पूछताछ कर चुके हैं, बस आप ही लोग बाकी हो। और पहली ये, कॉलोनी के जिस हिस्से में फादर जोसेफ रहते हैं वहाँ सिर्फ 6 घर हैं। एक फादर जोसेफ का और 5 आप लोगों का। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मुजरिम हैं। अरे मैडम, बात तो पूरी करने दो। आप तो चलती ट्रेन पर चढ़े जा रहे हो। अभी तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि क्योंकि तुम लोग फादर जोसेफ के घर के पास रहते हो, शायद तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा मालूम होगा। अच्छा, ऐसी बात है। सच कहूँ तो मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि फादर जोसेफ के मामले में आपको हम 5 पे शक है। वो तो है। क्या डेंजर फिरकी ले रहे हो सर आप इनकी? देखो सलमा मैडम को कितनी डर गई। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। डर भी बड़ी कमाल की चीज है मैडम।
डर के बारे में भी दो बातें। दूसरी ये कि डर हमारे चेहरे पे वो सच्चाई दिखा देता है जो हम दुनिया से छिपाना चाहते हैं। और पहली ये कि जिस बात का हमें डर होता है ना, वो अक्सर सच हो जाती है। लेकिन हम पुलिस को पहले ही अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। अरे मैडम, वो पुलिस की छानबीन थी, अब बात सीबीआई तक पहुंच चुकी है, तो सब कुछ नए सिरे से होगा। यानी जो काम आप लोगों से ना हो सका उसे करने के लिए गवर्नमेंट अब इन्हें लेकर आई है। बहुत तीखा बोलती हो मैडम आप। मैं तो सिर्फ सच बोलती हूँ। चलिए पूछिए जो पूछना है। सबसे पहले तो फादर जोसेफ के बारे में बताइए आप लोग। जी, फादर जोसेफ बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान है। सच्चाई और शराफत उनके चेहरे से झलकती है। वो हमेशा सबकी मदद किया करते हैं और बदले में कभी कुछ मांगा नहीं किसी से। चलिए ये तो सब हो गई अच्छी बातें, कुछ बुरा भी तो बताइए। चलिए बुरा ना सही, कुछ अजीब, कुछ अलग हुआ था क्या उनके साथ? नहीं, ऐसा तो कभी देखा या सुना नहीं। 25 अप्रैल 2025 से फादर जोसेफ गायब है। आप लोगों में से कोई मिला था क्या उस दिन उनसे? हाँ, मैं मिली थी। वो फादर जोसेफ चर्च जाते थे, वो मेरी बेकरी के सामने से ही जाते थे और हमेशा जाते समय मेरी बेकरी पे रुक जाते थे और बातें करते थे, हालचाल पूछते थे और कभी ना भी रुके ना तो मैं उन्हें रोक लिया करती थी। अपनी सारी परेशानियां मैं उन्हें बता दिया करती थी और वो उनका कोई ना कोई हल ज़रूर बता देते थे। उनसे बात करके ऐसे लगता था जैसे सब कुछ कितना आसान है। अरे सलमा, ये टाइम पास क्यों कर रही है? पॉइंट पे आना। 25 तारीख को तो उनसे मिली थी क्या? हाँ, मिली थी। बस तो फिर उतना बताना। ये बेकार की डिटेल्स का टाइम किसके पास है? जो चीज इम्पोर्टेंट है वही बता। क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, ये क्या आप बताएंगे? सलमा, तुम डिटेल में बताओ। हाँ, तो 25 को भी मैं अपनी बेकरी पर ही थी जब फादर जोसेफ उधर से जा रहे थे। मैं केक डेकोरेट कर रही थी। वो रॉबर्ट है ना, उसके फादर की 75th बर्थडे थी। हाँ, तो वो रॉबर्ट ना अपनी खटारा ओमनी लेकर के केक लेने आया था। आपको बताऊं सर, वो रॉबर्ट को मैंने कितनी बार बोला कि अपनी खटारा ओमनी बेच दे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा करेगा लेकिन ओमनी नहीं बेचेगा। वैसे उसकी बात भी सही है, वो ओमनी ना उसके पापा की है तो इसे बेचना नहीं चाहता। और रॉबर्ट का भाई अल्बर्ट एकदम उल्टी खोपड़ी वाला है। वो उसका बस चले ना तो बदमाश, उसका बस चले ना तो वो ओमनी के साथ साथ बाप और भाई को भी बेच खाए। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना उसके पॉइंट पे आओ ना। ये रॉबर्ट और अल्बर्ट का इस केस से क्या लेना देना है? जो बता रही है उसके बारे में, इस केस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसका बताओ। क्यों? नहीं, माइनर से माइनर डिटेल भी बताओ, कोई बात पीछे छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, तो उस दिन मैंने पीछे। अरे मैडम, कितनी बार वही बातें बता रही हो? हाँ, उस दिन 25 अप्रैल को फादर जोसेफ चर्च जा रहे थे, आप अपनी बेकरी में खड़ी थी। अब आगे बताओ, आगे पीछे। अरे पीछे नहीं, आगे बताओ। नहीं, पीछे। अरे आगे बताओ, समझ में नहीं आता क्या? नहीं, मैंने फादर जोसेफ को पीछे से आवाज दी थी। अरे तो ये बोलने का था ना मैडम। आप बोलो सलमा। हाँ, तो मैंने फादर जोसेफ को आवाज देकर के रुकने के लिए कहा। बोला बेकरी में आइए, साथ में चाय पीते हैं। लेकिन फादर जोसेफ ने मना कर दिया, कहा कि कुछ जरूरी काम है, थोड़ी जल्दी में थे। क्या जरूरी काम है, बताया क्या उन्होंने? नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं, लेकिन उस दिन वो थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। मैंने फादर जोसेफ को इतना परेशान कभी नहीं देखा। क्या हुआ रेना? इतना डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ, बोलो ना। वो देख रहे हैं मेरी तरफ।
मैडम ये क्या बोल रहे हैं आप? अब होश में तो हो? मैं ना शायद तुम्हें वहम हो गया है। फादर जोसेफ तुम्हें कैसे दिखाई दे सकते हैं? क्यों नहीं दिखाई दे सकते फादर जोसेफ? कैसे दिखाई दे सकते हैं? वो तो मतलब क्या? वो तो गायब है ना। गायब हो गए हैं तो क्या फिर नहीं आएंगे? मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? देखो अफसर, आप मुझे अपनी बातों में उलझा रहे हैं। यही तो हमारा काम है मैडम। उलझने सुलझाते सुलझाते हम अक्सर मुजरिमों को उलझा देते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। वो सब रहने दो सर, आप बेटो। मैडम अपने फादर जोसेफ को कहाँ देखा? यही इसी कमरे में। फादर जोसेफ, हेलो हेलो फादर जोसेफ। अरे सर ऐसे डराओ मत ना सर, पहले से डरे हुए हैं। जब जानते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो फिर डरते क्यों? और नैना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं। सर चलो ना, आज का काम खत्म हो गया तो घर चले जाते ना, इनको कल बुला लेंगे। चुप करो यार शिंदे। आप लोग बताइए, और कौन मिला था उस दिन फादर जोसेफ से? जी मुझे फादर जोसेफ से मिले हुए 30-40 दिन से ऊपर हो गए। क्या बात कर रही हो नैना? 19 अप्रैल को अल्बर्ट के बेटे के बैप्टिज्म पे और 23 अप्रैल को स्टेफी के बर्थडे पार्टी पे तो मिली थी ना तुम फादर से? ओह यस सॉरी, मैं भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई? याद है तुम्हें? बर्थडे पार्टी वाली रात फादर ने ही तुम्हें ड्रॉप किया था तुम्हारे घर पे। ओह यस यस, याद आया मुझे। यस। तो क्या बात हुई थी फादर जोसेफ से तुम्हारी? जी ऐसे कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें। याद करने की कोशिश करो, कुछ तो बताया होगा ना फादर जोसेफ ने। आखिर वो तुम्हारी उनसे आखिरी मुलाकात थी। लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि मेरी उनसे आखिरी मुलाकात है। तो क्या फादर जोसेफ तुम्हें बता के गायब होने वाले थे? जी मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? तब से देख रहा हूं मैं, जब भी तुम्हारे ऊपर कुछ बात आती है सडनली तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, और जो तुम बोल देती हो उसका कोई मतलब नहीं होता। देखो मैडम, ये टाइम पास कहीं और जाके करना, मेरे सामने नहीं। दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। देखिए सर, हम सब पहले से ही डरे हुए हैं, इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा। That is your problem, मैडम। एक आदमी 15 दिनों से गायब है, इसकी कोई खबर नहीं है, तो मैडम हमें भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है ना। हम ये तो नहीं कह सकते ना लोग डरे हुए हैं इसलिए उनको कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब वहां नहीं चलने वाला। आप सबकी भलाई इसी में है कि आपको जो भी मालूम है साफ साफ बताओ। सर हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। अरे लेकिन बता भी तो नहीं रहे हो ना। कमाल है सर, आज के दिन हमें सबके सब नमूने मिले हुए हैं। Mind your language, Inspector. You cannot speak to us like that. सॉरी मैडम। You better be. अरे बाप रे मैडम, आप तो नाराज हो गए। अरे हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं अभी। हम 5 महिलाओं को यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर आए आप, बिना किसी वारंट या बिना किसी लीगल नोटिस के। और आप लोगों के साथ कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं है यहाँ पर, मानना पड़ेगा। काफी अच्छी ड्यूटी निभा रहे हो आप। एक काम के प्रेशर में हमेशा रूल्स याद नहीं न रहते हैं ना मैडम। तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है सर। अरे बाप रे, आप तो हमारी बंदूक से हम ही पे वार कर रहे हो। मानना पड़ेगा, बहुत तेज हो आप।
मजा आएगा डील करके आपसे। अब मजा किसे आएगा और सजा किसे मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप कोई वार खाली नहीं जाने देते हो ना। बचपन की आदत है। अरे यार शिंदे, बेफजूल की बात तू करता है और डांट मुझे सुननी पड़ती है। तो क्या कह रहा था तू? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आज हमें एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक आदरणीय महिलाएं मिली है। एक ऐसी है कि जो पूछो वो छोड़ के दुनिया भर की बातें बता देती है। एक थोड़ा कम बोलती है, एक को कुछ याद नहीं रहता, एक तो कुछ भी नहीं बोलती, और एक ऐसा बोलती है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। हाँ, तो ऐसा है कि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, फादर जोसेफ खुद ब खुद कहीं चले गए या उन्हें किसी ने गायब किया? फादर जोसेफ बहुत ही जिम्मेदार इंसान है, वो ऐसे बिना बताए कहीं गायब होने वालों में से नहीं है। यानी कि आपको लगता है कि फादर जोसेफ को किसी ने गायब किया है? फादर जोसेफ जैसे भले इंसान की आप सबको लगता है कि फादर जोसेफ को किसी ने गायब किया है? लेकिन इंस्पेक्टर, फादर जोसेफ जैसे भले इंसान की भला किससे दुश्मनी हो सकती है? बताइए, कोई है इससे फादर जोसेफ की दुश्मनी हो सकती है? उनका किसी से झगड़ा हुआ था उस समय, कुछ अनबन? डैनियल, डैनियल क्यों? हाँ, वो तो फादर जोसेफ की कितनी रिस्पेक्ट करता है, उनका सारा कहाँ बांधता है, उन्हीं के कहने पे तो वो रिहैब किया था। कौन है ये डैनियल? डैनियल रूही का हस्बैंड, एक नंबर का जुआरी, शराबी और बदमाश। सारा दिन शराब पी करके रूही को मारता पीटता था। यहाँ तक कि उसके जो फादर जोसेफ ने उसको कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर कभी वो सुनता नहीं था। यहाँ तक कि उसके बाप ने मरने के पहले सारी जायदाद रूही के नाम कर दी। डैनियल से ज्यादा रूही पे भरोसा था उनको। इसके बाद तो डैनियल को और भी मौका मिल गया रूही को परेशान करने का। वो हर समय उसको मारता पीटता रहता था। रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर के रूही डैनियल का घर छोड़ करके फेटोना कॉलोनी में आकर के अपने पुश्तैनी मकान में रहने लग गई। डैनियल का घर रूही ने अपनी मर्जी से छोड़ा था। लेकिन डैनियल का हमेशा यही मानना था कि फादर जोसेफ ने ही रूही को उसके खिलाफ भड़काया है। कई बार उसने फादर के बारे में गलत सलत बातें की, उन्हें गालियाँ भी दी, और लास्ट क्रिसमस ईव पे तो उसने फादर जोसेफ पे हाथ भी उठाया था। कॉलोनी के बाकी लोगों ने उसे पकड़ा, इसलिए बात टल गई। लेकिन उस रात जब उसे पार्टी से बाहर ले जा रहे थे, तब उसने फादर जोसेफ को जान से मारने की धमकी दी थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर ये फादर जोसेफ के केस फाइल में क्यों नहीं है शिंदे? अरे सर, इन्होंने बताया ही नहीं था सर। सवाल पूछोगे तभी तो बताएंगे ना। हाँ? अभी सर ने पूछा तो एकदम से दिमाग में आया। शिंदे, मुझे लगता है तुम्हें पुलिस की ट्रेनिंग वापस से करनी चाहिए। सर, और रूही, आप तो ये बात पुलिस को बता सकते थे ना, तो फिर क्या सोचकर आपने ये बात छुपाई? सर, डैनियल जुआरी हो सकता है, शराबी हो सकता है, नशेड़ी है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता, किसी का खून नहीं कर सकता। क्या हुआ नैना, कुछ तकलीफ है? मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाइए ना, आगे सीधे जाइए, उधर लेफ्ट में है बस। लेकिन वो
अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं, आप बेफिक्र होकर जाइए। चलो नैना, मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। और रूही, डैनियल का एड्रेस देना। सर एक्चुअली सर वो मैं वैशाली, आप दोगे एड्रेस? क्या हुआ रूही, इतनी परेशान क्यों? सर मेरी बात मानिए, डैनियल गुनहगार नहीं है। ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये लीजिए सर। शिंदे, ये एड्रेस अनिकेत को दो, उसको बोलो डैनियल जहां भी हो, जिस हाल में हो, उसको तुरंत तुरंत उठा के लाए। ठीक है सर, आता हूँ। फादर जोसेफ, क्या स्टेफी? क्या स्टेफी, क्या कर रही है? उसकी हालत तो देख, जरा तरस खा उस पर। नैना तू ध्यान मत दे इसकी तरफ, आजा। आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्या हुआ सर? डैनियल मिला आपको?
डैनियल मिला आपको? आपको किस जवाब से खुशी मिलेगी? सर प्लीज पहेलियां मत बुझाइए, बताइए डैनियल मिला आपको? नहीं मिला। क्या आप बता सकती हैं वो इस वक्त कहाँ होगा? उसका कोई दूसरा ठिकाना है क्या? सर मुझे नहीं पता, और वैसे भी क्रिसमस ईव के बाद से मैं उससे मिली भी नहीं हूँ आज तक। 19 अप्रैल को अल्बर्ट के बेटे के बैप्टिज्म पे तो मिली थी ना तुम उससे? यस, ओह सॉरी, मैं भूल गई। उस दिन तो तुम दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। कॉलोनी के सारे लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े थे, जिसमें फादर जोसेफ भी शामिल थे। लेकिन उस दिन तो डैनियल ने सारी हदें ही पार कर दी। जितनी घटिया उसकी सोच है, उतनी ही घटिया बात उसने रूही और फादर जोसेफ के बारे में की थी। गुस्से में आके अल्बर्ट और उसके दोस्तों ने डैनियल को पीटा भी था। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है रूही, आप कन्वीनियंटली चीजें भूल जाती हो। पहले फादर जोसेफ के बारे में और अब डैनियल के बारे में। कहना क्या चाहते हो सर? मैं को समझी नहीं। आप समझती सब हो, बस नासमझ होने का नाटक करती हो। सर वो कोई नाटक नहीं कर रही, हम सब बस डरे हुए हैं, इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा। अरे बताना तो उसे फिर भी पड़ेगा, तो बोलो रूही। क्या बताऊं सर? क्या क्या? अरे मुझे क्या पता क्या? अरे क्या बोल रहा था यार मैं? मुझे क्या पता सर? यार हाँ, ये बताओ अभी डैनियल इस वक्त कहाँ मिलेगा? उसका कोई दूसरा ठिकाना है क्या? सर मुझे डैनियल के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। वो वैसे भी वो मेरे लिए मर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो तुम्हारा पति है। सर मेरा डैनियल से कोई लेना देना नहीं है। सर आपको नहीं लगता हम कैसे भटक गए हैं? क्या मतलब? मतलब हम फादर जोसेफ को ढूंढ रहे थे ना, फिर ये बीच में डैनियल को क्यों ढूंढने लग गए? फादर जोसेफ को ढूंढना है या डैनियल को, ये क्या तुम मुझे बताओगी? सर्जियो, सर्जियो? हाँ वो आप पूछ रहे थे ना फादर जोसेफ की भला किससे दुश्मनी हो सकती है, तो वो सर्जियो। कौन है सर्जियो? सर्जियो हमारे इलाके का कॉर्पोरेटर है। वो उसका इलीगल बिजनेस छिपकर करता था। जब से चुन के आया है, सरेआम करता है। फिशिंग की आड़ में वो सैंड स्मगलिंग करता है। हमारे समंदर के किनारे के रेत को निकाल करके बेचता है। हमारे सारे समंदर के किनारे धंसे जा रहे हैं। अगर वो ऐसे ही रेत निकालता रहा ना, तो एक दिन एक छोटी सी बाढ़ समंदर के किनारे के साथ साथ हमारा पूरा घर भी बहा कर ले जाएगी। इसी मामले में पिछले महीने की 20 अप्रैल को हम सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था और इस मामले को मीडिया ने बहुत उछाला था। इसी सिलसिले में सर्जियो पर कोर्ट केस भी चल रहा है। प्रोटेस्ट को लीड फादर जोसेफ ने किया था और उसी दौरान उन्हें कई बार धमकी भरे फोन कॉल्स भी आए। तो फिर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी बात निकली तो आपको याद आया, यही कहना चाह रहे थे ना? ठीक है, सर्जियो का भी करेंगे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन पहले डैनियल का चैप्टर क्लोज करेंगे। सर आपको नहीं लगता आपकी सुई फिर जाकर डैनियल पे अटक गई है? सर आप फिर से डैनियल की बात क्यों कर रहे हैं? अभी आपको इतना बड़ा सस्पेक्ट मिला है ना, तो उसकी छानबीन कीजिए। फादर जोसेफ की जान को खतरा भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल बराबर बात की मैडम ने। चलो सर, इससे कि बहुत देर हो जाए, पहले सर्जियो को पकड़ते हैं और उसके बाद घर चले जाएंगे सर। शिंदे रुको यार, ये सर्जियो कहाँ भागा जा रहा है? उसको पकड़ेंगे, लेकिन पहले डैनियल। आप फिर जाकर डैनियल पर अटक गए। अगर आपको डैनियल को ही पकड़ना है ना, तो इसमें दो बातें हैं, और उसमें दूसरी बात ये कि पहले आप सर्जियो को पकड़ लीजिए, और पहली ये कि फिर किसी और को पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत हो गया। मुझे लगता है इस साजिश में रूही अकेली नहीं है, इसमें आप तीनों भी शामिल हो। साजिश? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? शिंदे, ये केस जितना सीधा दिखता है ना, उतना है नहीं। अच्छा, तो फिर कितना सीधा है सर? अरे यार, क्या कह रहा था मैं? हाँ बस वो साजिश। हाँ, तो इस साजिश में ये तीनों भी बराबर शामिल हैं।
आप हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। कितने होशियारी से तुम लोग मेरा ध्यान डैनियल से हटाकर सर्जियो की ओर डाइवर्ट कर रहे थे। मानना पड़ेगा, बहुत तेज दिमाग पाया है तुम तीनों ने, एक से बढ़कर के। लेकिन जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। मुझे सब समझ में आ गया ये सब आप लोगों ने कैसे किया। कैसे? बताता हूँ, लेकिन पहले शिंदे तुम जरा वो कहानी तो सुनाओ। अच्छा, वो शैतान और यानी 7 डेडली सिंस सुनाता हूँ सर। एक बार शैतान ने अपनी बीवी के कहने पर अपने 7 सर्वेंट यानी 7 डेडली सिंस को अपने महल में बुलाया। दरअसल शैतान की बीवी ये देखना चाहती थी कि जब ये 7 डेडली सिंस एक साथ एक जगह पर आ जाए तो क्या होता है। अब शैतान अपनी बीवी की बात तो नहीं डाल सकता था। उसने अपने सबसे वफादार सर्वेंट रात उसे कहा कि रात जाओ और मेरे 7 सर्वेंट से कहो कि एक साथ मुझे आकर मिले। अब रात तो इन 7 डेडली सिंस को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सुबह होने के पहले ही उसने 7 को बता दिया कि कल सुबह शैतान की महल में आ जाओ। अगले दिन 7 के 7 सिंस शैतान की तख्त के सामने आके खड़े हो गए। अहंकार, लालच, वासना, क्रोध, असंतोष, जलन, सबके सब सामने खड़े थे। शैतान की बीवी ने पूछा, अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 6 है, 7वां किधर है? शैतान हंसकर बोला कि 7वां आलस है, आता ही होगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो भी आकर उनके साथ खड़ा हो गया। शैतान की बीवी फिर से नाराज। उसने कहा, ये क्या, मैं तो देखना चाहती थी कि सब एक साथ आ जाए तो क्या होता है, लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर शैतान हंस पड़ा। उसने 7 सर्वेंट्स को बोल दिया कि अपने अपने हाथ पकड़ लो। सारे सिंस ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। चारों तरफ अंधेरा, घने बादल, जोर से बारिश शुरू हो गई। मानो सब जगह अंधेरा है। शैतान की बीवी खुश तो हो गई, लेकिन हैरान भी, क्योंकि उसे पता था कि इन काले बादलों से एक सफेद झूठ बरस रहा है। ठीक उसी तरह से आप सबकी मनगढ़ंत कहानी भी एक सफेद झूठ पर आधारित है। हमने क्या झूठ कहा? यही कि डैनियल के पिता ने उनकी सारी जायदाद रूही मैडम के नाम पर कर दी थी। रूही मैडम के घर की छानबीन करते वक्त हमें वो वसीयत मिल गई है। ऐसे कैसे आप बिना बताए? मैडम रहने दीजिए। रंजन सर कहा करते हैं कि कुछ चीजें बिना बताए करना ही जरूरी होता है। जायदाद डैनियल के नाम पर थी, बस पावर ऑफ अटर्नी रूही के नाम पर। और उस जायदाद में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर रूही डैनियल को डिवोर्स देती है तो उसका इस जायदाद से हक हट जाएगा। डैनियल के पिता को लगा कि उसके बाद उसके नालायक बेटे का क्या होगा, पर अगर रूही साथ रहेगी तो कभी न कभी तो वो सुधर ही जाएगा।
अब इस वसीयत के चलते रूही डैनियल को डिवोर्स तो नहीं दे सकती थी। हाँ, वो डैनियल से अलग तो रहने लगी, लेकिन डिवोर्स कभी नहीं दिया। हर रोज डैनियल नाम का कांटा उसके गले में बार बार अटक रहा था, इसे निगलना नामुमकिन था। अब रूही के पास बचा एक और एक ही रास्ता, डैनियल नाम के कांटे को जड़ से उठाकर फेंक दिया जाए। लेकिन ये ठहरी बेसहारा मजबूर अकेली औरत, ये काम तो इसके अकेले के बस का तो नहीं था। आप लोग ठहरे रूही के अच्छे दोस्त, आपसे रूही की हालत देखी नहीं गई। आपको लगा कि क्यों ना डैनियल को इसके रास्ते से हटा दें। फिर आप सबने मिलकर डैनियल को मारने का प्लान बनाया। हम तीन क्यों? नैना क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डैनियल से हमारा अटेंशन डिवर्ट करने की कोशिश सिर्फ तुम तीनों ने की थी। अरे नैना मैडम आज यहां नहीं होती तो शायद डैनियल का टॉपिक निकलता भी नहीं। फादर जोसेफ तो फिर भी 25 अप्रैल से गायब है, लेकिन डैनियल को तो 19 अप्रैल से किसी ने नहीं देखा है। अब फादर जोसेफ ठहरे बड़े आदमी, वो गायब हो गए तो बहुत बवाल हो गया, लेकिन डैनियल, अरे डैनियल की गायब होने की किसी को पड़ी नहीं है, खासकर उसके बीवी को भी। क्या डैनियल लापता है? अब आप सब मेरी बात सुनो, बस मैं बोलूं। 19 अप्रैल 2025 को अल्बर्ट के बेटे के बैप्टिज्म के दिन जब आप लोगों ने डैनियल को देखा तो आपको लगा कि आपका प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। उस रात जब अल्बर्ट और उसके दोस्तों ने डैनियल को मारा तो आपको लगा कि इससे अच्छा मौका और क्या होगा। सारा का सारा शक अल्बर्ट और उसके दोस्तों पर जाएगा। फिर क्या, पार्टी के बाद डैनियल नशे में टुन था, आप लोगों ने उसे उठाया और ले जाकर शायद मार दिया। ऐसा करते हुए फादर जोसेफ ने आप लोगों को शायद देख लिया होगा, वो भी कंफ्यूज हो गए, सोचे कि अब क्या करें। उस दिन स्टेफी के बर्थडे के बाद जब वो रूही को घर छोड़ने जा रहे थे तब उन्होंने सारी बात शायद रूही को बता दी और कहा कि ये सब वो पुलिस को भी बता देंगे। रूही डर गई, उसको लगा कि उसके दोस्तों ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, अब तो पेबैक करने का टाइम आ गया। उसने ये सारी बात अपने दोस्तों को बता दी। फिर क्या था, आप लोगों ने फादर जोसेफ की तरह डैनियल को भी मार दिया, है ना? ऐसा ही हुआ था ना? आप तो हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं सर। मेरी गट फीलिंग है कि ये मर्डर आप ही लोगों ने किया। अब बस मर्डर वेपन और डेड बॉडी ढूंढने की देर। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, फिर ये तो मिल ही जाएंगे। कोर्ट से परमिशन लेकर आप चारों को अंदर लूंगा और फिर 3rd डिग्री देकर सारा सच निकलवा लूंगा। आपने तो इतनी आसानी से हमें गुनहगार करार कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मर्डर तुम ही लोगों ने किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाऊंगा। इस बार तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बोल रहा हूँ सर। हाँ 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 हाँ, मैंने पता लगा लिया सर। फादर जोसेफ के गायब होने के पीछे ये 4 औरतें हैं। ये बहुत ही शातिर हैं। इन लोगों ने ही फादर जोसेफ को मर्डर किया है। हाँ, ये बहुत ही शातिर हैं और ये मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन 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 मैंने इन्हें कानून के शिकंजे में जकड़ लिया। क्या 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 सर? हाँ सर, जी सर, जी सर। हाँ। ओके ओके। आप लोगों को आपको कोई गलत फहमी तो नहीं है? सॉरी सर, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। ओके सर, जी 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 सर, ओके। क्या हुआ सर? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? फादर जोसेफ मिल गए। क्या? फादर जोसेफ मिल गए। क्या? वो जिंदा है। ऐसे कैसे जिंदा है? उन्हें तो हमने मार दिया था ना। देखिए देखिए फिर मैडम, वापस से कैसे जिंदा हो गए? वो 25 अप्रैल 2025 को जब फादर जोसेफ सर्जियो के केस के सिलसिले में कोर्ट जा रहे थे, तभी उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। वो उसी वक्त बेहोश हो गए। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनके पास ना कोई आई कार्ड था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई और आइडेंटिटी थी, तो कोई इसे पहचान नहीं पाया। आज जाके जब उनको होश आया तो उन्होंने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। पता चला कि जिस ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ है वो सर्जियो का था। सर्जियो को हमने पुलिस हिरासत में ले लिया। थैंक गॉड फादर जोसेफ मिल गए, नहीं तो ये तो हमें फांसी पर चढ़ा कर ही दम लेता। I'm sorry मैडम। वैसे सलमा ने पहले ही इस केस के बारे में 2 बातें कही थी। अब अगर वो मान लेते तो ये नौबत ना आती। देखिए मैडम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें ऐसा करना पड़ता है। शिंदे, तुम अनिकेत को बोलो इन लोगों को अपने घर छोड़ा। रहने दीजिए, हमें घर का रास्ता पता है, हम चले जाएंगे। नैना, चलो घर चलते हैं। अब सब ठीक हो गया है। फादर जोसेफ जिंदा है। फिर वो मुझे दिखाई दे रहे थे वो। अरे वो यही बताने के लिए आए थे कि वो जिंदा है। ऐसे कैसे वो? अरे बस करना मेरी माँ, अब तो समझ जाओ, जो भी कुछ तुझे दिख रहा था वो तेरा भ्रम था। ऑफिसर, आपने दृश्यम मूवी देखी है क्या? हाँ देखिए। मैंने 9 बार देखी है। आपका देखना बनता है, आपको एक बार देख के थोड़ी समझ में आएगी। और दृश्यम 2 भी देखी है? हाँ वो भी देखिए। तो इस मूवी में जो हीरो है अजय देवगन, उसे पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाती है? डेड बॉडी नहीं मिलती है। डेड बॉडी के बिना आप मिसिंग का केस तो लगा सकते हो, पर मर्डर का नहीं। वो मिलना जरूरी है। ओह, ये बात है। ठीक है ऑफिसर, हम चलते हैं। कभी फेटोना कॉलोनी आइए तो हमारी भारत बेकरी में जरूर आइएगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब है इन सब ने मिलकर डैनियल को। ये तीनों औरतें बहुत शातिर हैं। मैं कुछ समझा नहीं सर। इन लोगों ने जो माया जाल रखा है, रचा है, उसको मैं समझ तो गया, लेकिन शायद सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, प्रूव नहीं कर पाऊंगा। ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। तुम्हें भी ये इसको समझने के लिए ये ड्रामा 9 बार देखना पड़ेगा कम से कम। अरे क्या? Miraj Kas, please come on stage.
जल्दी से आई जस्ट इंट्रोड्यूस द कास्ट. इंस्पेक्टर CBI ऑफिसर रंजन, अजीत सिंह, वैशाली भावना अग्रवाल, स्टेफी, स्वीटी, सब स्वीटी बोलते हैं, सॉरी, न्यांदा, नैना का काम किया था, सॉरी मैं अभी आई एम अ लिटिल, सुवर्ण, अरे अब मेरा ही नाम है. रूही का काम किया था निशी ने, सलमा अर्चना सिंह, रंजन सर फिर से खड़े हो गए तो अजीत, और इंस्पेक्टर शिंदे में अभिजीत दीक्षित, हमारे लेखक और डायरेक्टर संकेत यंदे, और सॉरी एंड फादर जोसेफ संकेत यंदे. थैंक यू वेरी मच. सेकेंड ड्रामा जल्दी चालू कर लेंगे. खोट्याच्या पदरी गोटा टीम प्लीज कम ऑन स्टेज.